Hello and welcome. This is the fifth chapter according to revised syllabus, and name of this chapter is Democratic Resurgence. आपके प्रीवियस सिलेबस में इस चैप्टर का नाम था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और इस चैप्टर में जो चेंज किया गया है उसमें सबसे पहले तो चैप्टर का नाम चेंज किया गया है। इस चैप्टर का नाम कर दिया गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इसके अलावा इसमें काफ़ी कंटेंट ऐड भी किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। देखिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1960s का डिकेड काफ़ी मुश्किलों भरा था और जो प्रॉब्लम्स थी वो 70s तक आते आते भयंकर रूप ले लेती हैं। 70s के डिकेड में महंगाई, बेरोजगारी, रिच एंड पुअर्स के बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इन सभी प्रॉब्लम्स को सरकार टैकल नहीं कर पा रही थी, जिससे जनता में, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और लोगों को लग रहा था कि सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? क्या ये वही डेमोक्रेसी है जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? क्या ये वैसा ही भारत है जैसा कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर सोचा गया था? तो इस तरह के माहौल में पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट। तो इस तरह इन मूवमेंट्स के द्वारा डेमोक्रेसी को एक नई शेप देने की कोशिश की गई, क्योंकि जो सरकार का रुख था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। तो इस पीरियड में डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करने की या कहें रिसर्च करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और इसमें कुछ विचारधाराएं थीं, कुछ पर्सनैलिटीज़ थीं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ जिनका मेजर रोल प्ले रहा इस मूवमेंट में, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो पर्सनैलिटीज़ थी जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इन तीनों के बारे में आपके इस चैप्टर में दिया गया है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, और इसके अलावा हम देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट्स एंड कास्ट अपसर्जेस मूवमेंट्स जो इस समय हुए थे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण की पर्सनैलिटी को अगर हम कंपेयर करें तो उनकी पर्सनैलिटी मैच करती है महात्मा गांधी से, जिनका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनकी पॉलिटिक्स निस्वार्थ भाव पर आधारित थी। कुर्सी की चाहत ना रखते हुए वे चाहते थे कि एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, और इस तरीके की राजनीति उन्होंने की। उनकी पर्सनैलिटी को के बारे में अगर हम देखें तो लोकनायक उनको कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पीपल्स लीडर, लोगों का नेता। तो इस तरह उनको लोकनायक कहा जाता था। और उनकी लाइफ को हम 3 फेज में समझ सकते हैं। फर्स्ट फेज में जिसमें ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ये खिंचते चले गए। और दूसरा फेज आता है जब ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ते हैं। विनोबा भावे का सर्वोदय आंदोलन, जिसमें भूदान आंदोलन चलाया गया था। और तीसरा फेज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपके सिलेबस के हिसाब से भी है, जिसमें वो सीधी चुनौती देते हैं इंदिरा गांधी को। उन्होंने इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती दी 1975 की इमरजेंसी से पहले। और ये सीधी चुनौती जो दी गई थी, इस मूवमेंट को कहा जाता है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। तो इस तरह ये टोटल 3 फेज हमें जयप्रकाश नारायण की लाइफ में देखने को मिलते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये बिहार से थे। बिहार में डिस्ट्रिक्ट है छपरा, ये वहाँ से थे। और इनकी वाइफ का नाम था प्रभावती देवी। और अपनी एजुकेशन के लिए ये यूएस गए, अमेरिका। और ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रेरित थे। जो 1917 में यूएसएसआर में रेवोल्यूशन हुआ था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर, ये उससे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन जब ये भारत वापस आते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। और ये महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट्स चलाए गए उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन मूवमेंट्स के दौरान ये काफ़ी टाइम जो है जेल में भी गए कई बार। और क्विट इंडिया मूवमेंट का इनको हीरो कहा जाता है। इसके अलावा एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। दरअसल कांग्रेस के अंदर ही जो लेफ्ट विंग था,
जिसने फॉर्म की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और जिसमें शामिल थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। और जब आज़ादी के बाद अंतरिम गवर्नमेंट बनती है, फर्स्ट मिनिस्ट्री, तो जवाहरलाल नेहरू इनवाइट करते हैं जयप्रकाश नारायण को उनकी कैबिनेट का मेंबर बनने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए वो ज्वाइन करने से मना कर देते हैं कि मेरा किसी पद या पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह वो कैबिनेट को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी। इसके बाद ये 50s के बाद विनोबा भावे के संपर्क में आते हैं और विनोबा भावे के सर्वोदय मूवमेंट से ये जुड़ जाते हैं, जिसमें भूदान आंदोलन चलाया गया, मतलब लैंड डोनेशन, ज़मीन दान देना। मतलब जो बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, ये उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अपनी ज़मीन जो है गरीब किसानों को वो दान में दें। तो इस तरह ये एक सोशलिस्ट थे, समाजवादी विचारधारा के थे। वे अमीरी गरीबी की जो खाई थी उसको कम करना चाहते थे, और उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है वो जो ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए हो। और उस समय की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो वो स्वार्थ पर आधारित होती जा रही थी। तो इस तरह सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर पॉलिटिक्स से वो अलग हो जाते हैं और फ्री एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं इन 1970s। 70s में बिहार में स्टूडेंट्स के द्वारा मूवमेंट किया जाता है। बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए जयप्रकाश नारायण को अप्रोच करते हैं। जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो जयप्रकाश नारायण को अप्रोच करते हैं कि वो उनके आंदोलन की जो बागडोर है उसको संभालें। लेकिन जयप्रकाश नारायण पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ वो आंदोलन से जुड़ते हैं जयप्रकाश नारायण कि ये टोटल रेवोल्यूशन होगा। वो मूवमेंट से जुड़ेंगे तो ये मूवमेंट कैसा होगा? टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ पीएम इंदिरा गांधी हैं उनके खिलाफ ये मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था, टोटल सिस्टम के खिलाफ ये क्रांति होगी, जो कि लाइफ के हर पहलू से जुड़ी होगी। और उसके बाद एक ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र वो स्थापित करना चाहते थे। अब देखते हैं कि उनका टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति क्या थी। जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 की कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। जो करप्ट गवर्नमेंट थी बिहार में, गुजरात में जो करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाया गया उसको इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया। और बिहार की करप्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसकी लीडरशिप को इन्होंने एक्सेप्ट किया। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, सामुदायिक समाजवाद, ऐसा समाजवाद जो निचले तबके से जुड़ा हो, ऐसे समाजवाद की इन्होंने वकालत की। एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, इसके बारे में हम अभी देखेंगे कि ये क्या था। ही वॉज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु लीड मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार। इसके बारे में हमने भी बात की थी। एंड ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। लोकपाल आंदोलन ये आपने सुना होगा, जो कि अन्ना हजारे के द्वारा ये चलाया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये सभी लोग शामिल थे। लोकपाल का मतलब है कि लोकपाल एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी होगी जो किसी भी सरकारी अधिकारी, सरकार के किसी मंत्री या पीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को सुनेगी। तो इस तरीके की लोकपाल की मांग जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। एंड हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म क्या था? इन्होंने 3 लेयर्स ऑफ फेडरेशन की बात की, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र। तो इनका कहना था कि ट्रू डेमोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती जब तक ग्रास रूट लेवल का, विलेज का व्यक्ति सत्ता से नहीं जुड़ता है। डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। लोकल लेवल का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति डेमोक्रेसी में सहभागी होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात की, जिसमें कम्युनिटी, विलेज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसके बाद रीजन, और फिर ये भागीदारी राष्ट्रीय स्तर तक होनी चाहिए। Then based on the above principle, जयप्रकाश नारायण advocated transformation of individual। तो ये टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा उसी बिहार मूवमेंट के दौरान दिया गया था
जब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार सरकार को हटाना नहीं है, इंदिरा गांधी को हटाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद संपूर्ण क्रांति लाना है जो कि जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होगी। स्पेशली इसमें इसमें 6 बातें इसमें शामिल की गई। फर्स्ट इज मॉरल एरियाज, कि आप मॉरली इतने स्ट्रांग होइए कि आप करप्शन को खुद ही मना कर दें। मतलब हम अपने स्वार्थ की बात ही ना करें बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचें। सेकंड इज कल्चरल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कार्य करने की संस्कृति को मॉडिफाई करे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, जिसमें कि गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो कम होनी चाहिए, असमानता कम से कम होनी चाहिए, सभी को इतने अवसर जरूर मिलने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कि इन्होंने बात की। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का मतलब है कि डेमोक्रेसी में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया, लेकिन इलेक्ट करने के बाद अगर हमें लगता है कि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जिन उम्मीदों के साथ में हमने उनको इलेक्ट करके भेजा था वे पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें हटा सकें, आप उन्हें वापस बुला सकें। तो इस तरीके की मांग उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने बात की विलेजेस की। विलेज में, मोहल्ले में जो है समितियाँ होनी चाहिए और इन समितियों को पावर दी जानी चाहिए ताकि ये अपने गांव मोहल्ले को मैनेज कर सकें। और उन्होंने कहा कि जो करप्शन है वो ये कहा जाता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इनका ये कहना था कि लोगों को पॉलिटिक्स से ज्वाइन करनी चाहिए ताकि वे देश की पॉलिटिक्स को क्लीन कर सकें। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने उनका ये कहना था एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एंड मोरल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए ताकि वे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बन सकें। उनके हाथों में कुछ कुछ हुनर, कोई स्किल उनके पास होना चाहिए, जिसकी बात अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है मोदी सरकार के द्वारा। उसमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है एजुकेशन में। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा पर्यावरण है उसको हम लगातार ख़राब कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से ये मेनली 6 एरियाज़ हैं जिसको उन्होंने अपने टोटल रेवोल्यूशन में शामिल किया। ये टोटल रेवोल्यूशन में जिनकी उन्होंने बात की। तो इनके इस रेवोल्यूशन से इंदिरा गांधी इतना घबरा गई थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसमें क्या क्या स्टेप्स हुए थे उनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस तरह जयप्रकाश नारायण की पर्सनैलिटी के बारे में इतना समझिए कि इनके मूवमेंट से इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई थी कि उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। द एसेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। मतलब जो सत्ता में है, सरकार है, उसके सेंटर में ह्यूमन है, इंसान है, और ये इंसान ही मिलकर किसी कंट्री में कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना था। तो इस वीडियो में हमने इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात की कि किस तरह इनके द्वारा टोटल रेवोल्यूशन में स्टेप्स उठाए गए और वो कौन कौन से इवेंट्स थे जिससे इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी वाली वीडियो में। तो जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, जिनके बारे में अब आपके सिलेबस में ऐड किया गया है इन्हें। दरअसल जो पर्सनैलिटीज़ अब आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। और ये एक अच्छा कदम है कि इन पर्सनैलिटीज़ को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी समझ के लिए आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल अभी तक जो सिलेबस हमें दिया गया उसमें पिक्चर के सिर्फ एक पहलू के बारे में ही बताया गया, जिससे कहीं ना कहीं एक अधूरापन बना हुआ था। अदर पर्सनैलिटीज़ को हिडन
में रखा गया, उनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तो अब सही मायने में आप इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने स्वार्थ की राजनीति से बहुत ऊपर थे ये लोग, और जिन्होंने सत्ता का लालच छोड़कर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा का मार्ग जो है वो अपनाया। तो इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।